हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया एनिमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सभी मार्केट में आ जाते हैं और जब सभी रेस्ट कर रहे थे तो फिर मूइंग पे अटैक होता है एक मिस्टीरियस पर्सन के थ्रू, बट एल्डरजू इस पर्सन को किल कर देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूर करें और आप प्लेलिस्ट में जाकर BTTH की सीरीज को भी देख सकते हैं अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गया होगा तो फिर। अब आगे आते हैं। अब रात में इस इंसिडेंट के बाद कुछ खास नहीं होता और फिर अब मॉर्निंग भी हो चुका है इस स्वालिंग सिटी में। इस स्वालिंग सिटी में सब कोई जानते हैं कि आज कौन सा दिन है और आज क्या है। आज ही ऑक्शन का दिन है। ये स्वालिंग ऑक्शन 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इमॉर्टल लेवल का ऑक्शन। इस ऑक्शन में जो लोग इंटर करते हैं वो या तो हेड होते हैं और नहीं तो किसी फ्रैक्शन के कोर और बैकबोन होते हैं और इसमें ट्रेजर भी काफी रेयर होता है। इसके बाद इसे लोअर लेवल के ऑक्शन को हेवन लेवल ऑक्शन कहते हैं और इसमें इंटर करने वाले लोग पावरफुल पर्सन होते हैं और स्वान सांटियान में वेल नोन पर्सन होते हैं। कभी कभी इस ऑक्शन में भी काफी गुड ट्रेजर देखने को मिलते हैं और शुआंग लेवल और वांग लेवल का ऑक्शन भी ओपन ऑक्शन होता है सभी के लिए। इधर जियान भी अब मूइंग के रूम की ओर जा रहा होता है इसे रिसीव करने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे एल्डरजू और मूविंग दोनों ही इनका वेट कर रहे होते हैं इस होटल के। अब जब ये आते हैं फिर ये सभी अब ऑक्शन के लिए निकलते हैं। जब ये बाहर जाते हैं फिर मूविंग देखता है कि इसके सामने भीड़ काफी ज्यादा है। इस स्वालिंग ऑक्शन के लिए काफी लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ है। लास्ट नाइट एल्डरजू ने अपने पावर को शो किया था, हाफ इमॉर्टल पावर। हालांकि एल्डरजू अपने पावर को शो नहीं करना चाहते थे, मगर जब से ये रॉयल फैमिली आए हैं इनके डिसाइपल पे बार बार अटैक हो ही रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर अब जबकि लास्ट नाइट इनका पावर सभी को पता चल गया है तो फिर अब कोई भी रॉयल फैमिली से अब कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेगा। सिटी में आज हुनिया आर्मी ऑर्डर को मेंटेन कर रहे होते हैं। इतना ज्यादा आज क्राउड मौजूद है। रॉयल फैमिली अपने हुनिया और वुल्फ ईगल आर्मी को डिप्लॉय कर चुके हैं इस सिटी में ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। जियान अपने आगे इमॉर्टल हॉल को देखता है। इस पे एल्डरजू कहते हैं रॉयल फैमिली ने इसे टूजा फैमिली को बोलकर बनवाया था। अब इस फैमिली का नाम सुनकर जियान उस वुमेन के बारे में सोचता है और सोचता है कि मैं उसे दोबारा ना ही मिलूं तो अच्छा होगा। अननेसेसरी प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए। इधर ओल्ड मैन टूलिंग से कह रहा होता है कि जब तुम उस एल्केमिस्ट को दोबारा देखो तो फिर तुम इसे कंपनसेट जरूर करना जो उसे चाहिए होगा। लास्ट टाइम इस इंसिडेंट के कारण से टूलिंग को अपने फैमिली से काफी कुछ सुनना पड़ा था। जियान और बाकी इधर इस इमॉर्टल हॉल के पास होते हैं। ये इमॉर्टल हॉल है। ये ऑक्शन हॉल एक माउंटेन पे लोकेटेड है। तो अभी जियान और बाकी इस माउंटेन के नीचे पे खड़े हैं। जो भी इस इमॉर्टल हॉल की ओर आ रहे होते हैं ये काफी पावरफुल फिगर्स हैं। यहाँ इस हॉल के एंट्रेंस के पास है रेड कार्पेट भी लगाया हुआ है वेलकम के लिए और काफी यंग वुमेन्स भी खड़ी होती है वेलकम करने के लिए। जियान और बाकी भी इस एंट्रेंस की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे वुमेन एक पर्सन को ग्रीट करती है। इस पर्सन का नाम सन जियांग है और ये ऊपर से नीचे तक आर्मर पहने हुए है। इस पर्सन का पावर भी डाउडी 5 स्टार के मिड स्टेज में है। टूजा फैमिली रॉयल फैमिली के सभी बिल्डिंग्स को हैंडल करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन और बाकी थिंग्स को भी। सन फैमिली स्वालिंग सिटी को गार्ड करने का काम को हैंडल करते हैं। अब एक पर्सन आता है और कहता है मास्टर सन। मास्टर अंदर में है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता दूं। सन जियांग जियान और बाकियों की ओर देखता है जो कि इस ओर आ रहे होते हैं। ये जियान के ग्रुप में मुइंग को भी देखता है जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रही है आज। यहाँ पे ये पर्सन इंट्रेस्ट के पास एक वुमेन को तंग कर रहा होता है। अब जबकि इसका स्टेटस हाई है और ये एक वेल नोन फैमिली से आती है तो फिर ये काफी एरोगेंट बिहेव कर रहा है। इधर ये वुमेन भी इस तरह का पर्सन को ऑफेंड नहीं कर सकती है। इतने में टूलिंग आकर इस सन जियांग को कहती है तुम एक वुमेन को बुली कर रहे हो, शर्म नहीं आता तुम्हें। ये वुमेन टूलिंग को देखकर इसे थैंक्स कहती है। ये सुनकर सन जियांग टूलिंग को अपने काम से काम रखने को कहता है और फिर ये यहाँ से चला जाता है इस इमॉर्टल ऑक्शन के अंदर। इधर टूलिंग यहाँ पे जियांग को देखती है और फिर इसके पास जाकर ये इसे एक रिंग निकाल कर देती है और इस रिंग में वो मटेरियल है जो जियांग को चाहिए होता है कंपनसेशन के तौर पे। इस रिंग को देते हुए ये कहती है पहले जो हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, इसे आप ले लो कंपनसेशन के तौर पे। टूलिंग यहाँ पे जियांग को बताती है कि अभी जो पर्सन था वो सन फैमिली से था और उसका फैमिली में डाउडी 8 स्टार का पावर हाउस भी है। इधर मूइंग इस पर्सन के एक्शन से काफी गुस्सा होती है। ये कहती है अगर मैं नेक्स्ट टाइम उसे ऐसा करता हुआ देखती हूँ तो फिर मैं उसके आंखों को निकाल लूंगी। अब टूलिंग यहाँ पे एल्डरजू को ग्रीट करती है। ये भी इनके बारे में जानती है। एल्डरजू भी कहते हैं कि अगर टूजा फैमिली के पास इस तरह का सक्सेसर है तो फिर तुम फ्यूचर में काफी अच्छा करोगे। अब जब ये बात कर रहे होते हैं तो फिर टूलिंग के मास्टर भी आते हैं। इन्हें देखकर टूलिंग कहती है मास्टर आपको जल्दी आना चाहिए था। अब यहाँ पे ये थोड़ा बातें करते हैं और फिर ये टोटल 6 लोग ऑक्शन हॉल के अंदर जाने लगते हैं। अब जब ये आगे जा रहे होते हैं तो फिर ये आगे में 2 वुमेन को देखते हैं। इन दोनों वुमेन को देखकर अब टूलिंग इन्हें चेक करती है मगर इसका पावर उल्टा ही इस पे बैकफायर कर जाता है और ये थोड़ा बहुत इंजर भी हो जाती है इसमें। इन्हें देखकर एल्डरजू कहते हैं ये पॉइजन सेक से होगी। पॉइजन सेक का नाम भी सुनकर जियान भी थोड़ा सरप्राइज होता है। ये कहता है मैं जब डाउडी कॉन्टिनेंट में आया था तो फिर पहली वुमेन जिससे मैं मिला था वो किंग युआन थी। उसी ने मुझे इस पॉइजन सेक के बारे में बताया था। इस पॉइजन सेक का मास्टर भी काफी रूथलेस पर्सन है। जियान यहाँ पे एक पिल को निकालकर टूलिंग को देता है ताकि ये रिकवर हो सके। अब ओल्ड मैन यहाँ पे इन वुमेन से टूलिंग की हरकतों के लिए इनसे माफी मांगता है मगर यहाँ पे कुछ खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। हालांकि वुमेन कहती है वो पर्सन जो हैवी सोर्ड को कैरी कर रहा था उसका ऑरा थोड़ा डिफरेंट था। अब जब जियान का ग्रुप इस ऑक्शन के एंट्रेंस पे आ जाते हैं तो फिर एल्डरजू अब टोकन को निकालकर यहाँ पे एक लेडी को देते हैं रिसेप्शन पे
चेक करने के लिए। इस टोकन को देखकर अब ये लेडी कहती है इनके पास तो काफी हाईएस्ट स्टैंडर्ड का टोकन है और ये कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं लग रहे हैं, ये कोई सुपर सेक्ट के लीडर ही होंगे। एल्डर जू इस वुमेन को कहते हैं रास्ता दिखाने के लिए और कहाँ पे जाना है ये बताने के लिए। अब ये वुमेन भी इन सभी को एक रूम की ओर लेकर जाती है और ये रूम भी वेल प्रिपेयर्ड होता है और इसे देखकर जियान भी काफी खुश होता है और कहता है लगता है कि रॉयल फैमिली काफी खर्चा किए हैं। रूम काफी डेकोरेटेड होता है और काफी कंफर्टेबल भी होता है। यहाँ इस रूम में ट्रांसपेरेंट वॉल भी लगे हुए हैं जिससे ऑक्सीजन के सेंटर को भी देखा जा सकता है। वुमेन यहाँ पे बताती है कि अगर आपको ऑक्सीजन से कुछ चाहिए होगा और अगर आप प्राइस को राइज करना चाहते हैं तो फिर इस रेड बटन को प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। अब मूफिंग भी अंदर में आकर इस वॉल को चेक करने लगता है और कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ बाहर का ही व्यू देखा जा सकता है और अंदर का व्यू बाहर से नहीं देखा जा सकता है। इससे जो भी इस ऑक्शन में आते हैं उनका प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सकता है। अब जब ये वुमेन चली जाती है तो फिर ये अपने इस रूम में बैठ जाते हैं और फिर एक पर्सन यहाँ पे इनसे मिलने आता है और ये डाउडी 7 स्टार पे है। एल्डर भी बताते हैं कि ये पर्सन तुम सबका सीनियर ब्रदर है हमारे सेक्स से और ये यहाँ पे अंडरकवर एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। ये सीनियर ब्रदर बताता है कि स्वानिंग रॉयल फैमिली इस ऑक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो मेडुसा फैमिली पे अटैक करना चाहते हैं और उसके लिए ड्रैगन लीजन ऑलरेडी रेडी है। अब ये पर्सन जिसका नाम है बी स्टिंगर है ये आगे बताता है कि रॉयल फैमिली ना सिर्फ सोलोमन सेक्स से कॉपरेट कर रहे हैं बल्कि ये सोल क्लैन से भी कॉपरेट कर रहे हैं। अब ये सुनकर जियान भी कहता है ऐसा लगता है कि इस डाउडी कॉन्टिनेंट में सोल क्लैन को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। एल्डर इसे जाने को कहते हैं और इसे खुद का ध्यान रखने को कहते हैं। एल्डर इन्हें कहते हैं कि हमारे सेक्टर रॉयल फैमिली के बीच में रिलेशन सही नहीं है, फिलहाल तो ये बेस्ट टाइम नहीं है इस बारे में बात करने का। जब हम इस जगह से चले जाएंगे तो फिर हम बैठ कर बात कर सकते हैं इस बारे में। अब यहाँ पर टाइम पास करता जाता है और फिर एक वुमेन आती है और एक बेल को रिंग करती है और फिर ये ऑक्शन भी अब स्टार्ट होने वाला है। अब जब ये बेल रिंग करता है तो फिर ब्लड रोज आती है और फिर इस ऑक्शन को ओपन करने का अनाउंसमेंट करती है। फिर ये थोड़ा स्पीच भी देती है कि इस ऑक्शन को 10 साल में एक बार किया जाता है। लास्ट ऑक्शन में मुझे याद है कि उस वक्त कितने सारे फाइटिंग इमॉर्टल रैंक के स्किल्स भी प्रेजेंट थे। एक इमॉर्टल भी उतने सारे इमॉर्टल स्किल को देखकर काफी जेलस फील करेगा। अब जब ये अपना स्पीच दे रही होती है तो फिर एक रूम में से एक पर्सन कहता है ब्लड रोज हम सबको पता है कि यहाँ पे हम क्यों यहाँ पे आए हैं, अब इस ऑक्शन को स्टार्ट भी करो, ज्यादा बोर मत करो। अब इस आवाज को सुनकर मूफिंग कहता है कि यह प्राइवेट रूम है, आवाज को रोक नहीं सकता है, आवाज यहाँ से बाहर निकल सकता है इस रूम से, मगर एक पर्सन दूसरे के रूम के अंदर में झाँक नहीं सकता है। अब ब्लड रोज भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस ऑक्शन को स्टार्ट करती है। इसके पीछे पे क्रिस्टल कलर के स्टेज पे पेयर ऑफ जेड कलर ग्लोव्स दिखते हैं। यह इस ऑक्शन का पहला आइटम है और इसे 9 yen डीमन इंसेक्ट कहा जाता है। इस 9 yen डीमन इंसेक्ट का काफी अच्छा इफेक्ट है और ये काफी यूजफुल भी है। ये किसी भी पॉइजन सब्सटेंस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और इसके अंदर भी डेडली पॉइजन है। जब तक एक पर्सन पॉइजन से मारा नहीं जाता है उसे इस 9 yen डीमन इंसेक्ट से बचाया जा सकता है। उसके बॉडी से पॉइजन को भी रिमूव किया जा सकता है। इसका स्टार्टिंग बिड 10 मिलियन गोल्ड कॉइन लगाया जाता है। यहाँ पर प्राइवेट रूम जो है इनमें नंबर लिखा हुआ है। जियान के रूम का नंबर 5 है और ये नंबर एक पर्सन के पावर को भी दर्शाता है। एल्डर जू जो कि इतना पावरफुल है इन्हें 5 नंबर का रूम मिला है। मूफिंग इसे देखकर इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। हालांकि ये 9 yen डीमन इंसेक्ट गुड थिंग है, मगर जब कोई भी इसे एब्जॉर्ब करता है तो फिर ये उसके बॉडी के नेटर पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है और वो इसमें मारा भी जा सकता है। अभी इस 9 yen डीमन इंसेक्ट का करेंट पावर की बात करें तो फिर ये ह्यूमन पावर रैंकिंग में 34 स्टार पे भी आ सकता है। इधर रूम नंबर 4 में पॉइजन सेक्ट की 2 वुमेन बैठी होती है। यह भी बातें करते हैं कि यह थिंग हमारे सेक्ट के लिए काफी अच्छा हो सकता है, हमारे सेक्ट में सभी पॉइजन से डील कर सकते हैं, तो फिर पॉइजन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वुमेन कहती है ऑर्डिनरी लोग नहीं जानते हैं कि इस इंसेक्ट में टोटल 9 आइज होते हैं और अभी इसमें तो एक ही है। अगर इसे कल्टीवेट किया जाए तो फिर 9 आइज तक भी पहुंचा जा सकता है और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर ये एक तरह का फाइनेंस की तरह काम करेगा और तब ये हम जैसे के लिए काफी बेनिफिशियल भी होगा। इधर फर्स्ट रूम में थर्ड प्रिंस शुआनमू बैठा होता है और ये स्टेज को देखकर ये भी काफी इंटरेस्टेड होता है, मगर इसके साथ जो ओल्ड मैन बैठा होता है ये कहता है हमें अपने फंड को बचा कर रखना चाहिए लास्ट आइटम के लिए। ये सुनकर ये कहता है अंकल हुआंग ने जो कहा वो सही है। सेकंड रूम में शुआन सान बैठा होता है अपने मास्टर लाओ के साथ, ये भी फोर्थ प्रिंस है। ये कहता है हालांकि ये रेयर थिंग है मगर हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है। रूम नंबर 3 में जो पर्सन है ये वही पर्सन है जो कि एक साथ डेजर्ट में जाने के लिए राजी हुआ था जियान के साथ में। इसके अलावा इस रूम में एक वुमेन और एक मिडिल एज का मैन भी बैठा हुआ है। ये वुमेन भी इस एल्केमिस्ट के बारे में जानना चाहती है जो इनके साथ डेजर्ट में जाने को राजी हुआ है। अब जबकि कोई भी एल्केमिस्ट उसे डेजर्ट में जाने के लिए राजी नहीं हुआ था तो फिर जियान इस काम के लिए मान गया था। अब जियान का अपना ही मोटिव है वहाँ पे जाने का। कमांडर उस एल्केमिस्ट का नाम है जियान है और वो बर्निंग पैवेलियन का डिसाइपल है। वो पॉइंट लूटिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रैंक पे आया था, उसने ही घोस्ट एम्परर को किल किया था। अब ये भी सुनकर ये काफी सरप्राइज होती है और फिर ये डेजर्ट एरिया में जाने के लिए थिंग्स को प्रिपेयर करने को कहती है। रूम नंबर 4 में ये 2 वुमेन स्टेजों को लेकर कहते हैं ये गुड थिंग है मगर ये उतना भी अच्छा नहीं कि हम इसके बारे में उतना ज्यादा एक्साइटेड हो सके। अब सन सियांग कहता है फादर ये काफी अच्छा थिंग है, हमें इसे नहीं जाने देना चाहिए। इसका फादर देखने में एक बिग फैट मैन की तरह दिखता है और ये कहता है फिलहाल के लिए देखते हैं और वेट करते हैं। अब सभी बिडिंग करना स्टार्ट करते हैं। रूम नंबर 1 से 15 मिलियन का बिड लगता है, रूम नंबर 4 से 20 मिलियन का बिड लगता है, रूम नंबर
31 से 25 मिलियन का बिड लगता है। रूम नंबर 4 से वापस से 30 मिलियन का बिड लगता है। अब जब ये रूम नंबर 4 में ये वुमेन रूम नंबर 31 के वॉइस को सुनती है तो फिर इसे इसका आवाज भी फेमिलियर लगता है। इधर रूम नंबर 20 से 40 मिलियन तक का बिड लगता है। फिर वापस से रूम नंबर 4 50 मिलियन तक का बिड लगाती है। रूम नंबर 31 से फिर वापस से 60 मिलियन का बिड लगता है। अब रूम नंबर 4 में एक वुमेन कहती है, सिस्टर और ज्यादा हम बिड को इंक्रीज नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट आइटम के लिए ज्यादा फंड नहीं बचेगा, मगर फिर भी ये 70 मिलियन का बिड करते हैं। अब इस प्राइस को सुनकर सभी यहाँ पे काफी सरप्राइज होते हैं और कोई भी बिड करने का मूड में नहीं होता इस प्राइस को देखकर। इधर रूम नंबर 31 में जो बैठे होते हैं ये समझ जाते हैं कि ये पॉइजन सेक्ट की वुमेन भी इसमें इंटरेस्टेड है। अब जबकि कोई भी इसे हायर बिड नहीं लगा रहा होता तो फिर अब ब्लड रोज कहती है ये फाइनल प्राइस है और फिर ये काउंट करती है 1, 2 और 3 और फिर अपने हैमर को जोर से मारती है और फिर ये कहती है अब जबकि कोई भी बिड नहीं करता तो फिर ये आइटम अब रूम नंबर 4 को चला जाता है। आइटम ऑप्शन के एंड में सभी को दे दिया जाएगा। इधर जियान भी ये देख रहा होता है और कहता है 70 मिलियन काफी कीमती है इसके लिए। अब जब ये पहला आइटम सोल्ड हो गया है तो फिर सेकंड आइटम का बारी आता है और फिर एक केस निकल कर सामने आता है। इसे देखकर सभी सोचते हैं कि क्या है ये, क्या ये एक पर्सन है, मगर ह्यूमन को ऑक्शन करना तो इलीगल थिंग है। इधर ब्लड रोज कहती है कि सभी मुझे सुने, ये एक लड़की जैसा दिखती है मगर ये है नहीं। ये कहती है सभी जानते हैं कि हमारे रॉयल फैमिली और मेडुसा फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है। ये लड़की एक ह्यूमन और एक स्नेक टाइप के लव के कारण से जन्मी है, मगर इसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा सोसाइटी में और इसके कारण से सभी इसे बुली भी करते हैं। तो इस वुमेन की ऑनर मुझे इसे ऑक्शन करने को कहा है। जियान यहाँ पे इस वुमेन के आंखों में देखता है, इसके आंखों में स्नेक 3 फ्लावर पुपिल्स दिखता है। सभी इसे देखकर सोचते हैं कि अगर इसे ट्रेन किया जाए तो फिर ये फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकेगी। जियान को साई का इफेक्ट याद होता है। डॉकी कॉन्टिनेंट में स्नेक गर्ल के पास भी ऐसा कुछ था। इस गर्ल के पास 2 पीपल्स है, एक तो इंसान के जैसा दिखने वाला और दूसरा ग्रीन स्नेक फ्लावर जिसे बाकी स्नेक 3 फ्लावर भी कहते हैं। जियान यहाँ पे कहता है मैं इस तरह के आई पावर के साथ मिलकर बैटल भी किया हूँ तो फिर मैं इसका पावर को जानता हूँ, मगर इसका आई मुझे अभी भी डिफरेंट फील होता है। इस पे एडजू कहते हैं ये 3 फ्लावर पीपल ऑफ द हम पहले के स्नेक गर्ल के पावर को तो जानते ही है कि वो दूसरे स्नेक को अपने आई से कंट्रोल कर उसे अपने स्पेस में स्टोर कर उसके पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकती थी, मगर ये स्नेक आई का यूज कर दूसरे स्नेक के पावर को स्टोर कर सकती है अपने अंदर, जो कि बाद में इसके थ्रू या दूसरे स्नेक पीपल के थ्रू एब्जॉर्ब भी हो सकता है। जियान यहाँ पे कहता है हमें इसे लेना होगा, इसे हम दूसरे के हाथों में जाने नहीं दे सकते हैं। अब ब्लड रोज कहती है इसके लिए कोई भी बिड कर सकता है और इसमें बिड करने के लिए कोई भी मनी नहीं तो मटेरियल या हर्ब को यूज कर सकता है। तो बिडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला बिड एक प्रिस्क्रिप्शन का लगता है जिससे ब्रोकन बोन मैनोपिल भी बनाया जा सकता है, जो कि हीलिंग ऑफ बोन में काफी काम आता है, मतलब कि टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में। अब इसके बाद रूम नंबर 14 में एम्परर रैंक का फर्स्ट पिल का बिड लगता है और इसे रॉबरी पिल भी कहते हैं। फिर येन एंड यांग हर्ट रूम नंबर 7 के थ्रू बिड लगाया जाता है। इसमें लाइफ एंड डेथ का भी पावर हिडन है और ये लाइफ और डेथ का पावर एक स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल का सिंबल है, मतलब कि इस तरह के पावर को सिर्फ इमॉर्टल ही कल्टीवेट करता है। तो इस तरह के पावर को कोई अगर एब्जॉर्ब करता है तो फिर सच में उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। रूम नंबर 1 में थर्ड प्रिंसेस पिल से काफी सरप्राइज होता है। इधर जियान भी बिड करने वाला था, मगर एल्डरजू से रोकते हैं और कहते हैं वेट करो और देखते कि पहले यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ रूम नंबर 7 के इस डबल येन एंड यांग हर्ट को देखकर काफी लोग मन में ही कहते हैं कि जब ये ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर इस ट्रेजर को इन्हें हर हाल में हासिल करना होगा। अब ब्लड रोज देखती है कि कोई भी बिड को इंक्रीज नहीं कर रहा और सभी अपने में ही लगे होते हैं, तो फिर ये हैमर को जोर से मारती है और फिर कहती है बिडिंग कंटिन्यू किया जाए। फिर रूम नंबर 8 से डाउडी पिल का प्रिस्क्रिप्शन को बिड किया जाता है। डाउडी पिल डाउडी 5 स्टार के नीचे के स्पर्ट के लेवल को राइज करने में काफी हेल्प कर सकता है और ये बात सभी जानते हैं। रूम नंबर 8 में ओल्ड मैन कहता है हालांकि ये प्रिस्क्रिप्शन काफी वैल्यूएबल थिंग है, मगर हम इस वुमेन को भी दूसरे के हाथों में नहीं जाने दे सकते हैं। ये ओल्ड मैन कहता है इस प्रिस्क्रिप्शन से एक पिल को रिफाइन करना भी काफी डिफिकल्ट है। अब ब्लड रोज कहती है कि अब जबकि कोई भी बिड इंक्रीज नहीं कर रहा है तो फिर मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। हालांकि जो भी मटेरियल और पिल यूज किया गया है इस बिडिंग में ये रॉयल फैमिली पहले ही से वेरीफाई करेंगे, फिर जाकर इस डील को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो इसके लोअर वाले को ये डील दे दिया जाएगा। अब जबकि रॉयल फैमिली का ऑफिशियल टीम इन मटेरियल्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं तो फिर इधर ये ब्लड रोज कहती है कि जब तक हम एक ऑर्डिनरी थिंग को ऑक्शन करते हैं और फ्री है एक पीस ऑफ पेपर को निकाल कर सामने रखती है और ये एक तरह का ट्रेजर मैप है। इसका एक ही हिस्सा यहाँ पे है। इसका स्टार्टिंग बिड 1 मिलियन गोल्ड कॉइन लगाया जाता है। जियान इस पेपर को घूर रहा होता है। इसे भी समझ में नहीं आता कि इसके नींगोंग में हलचल क्यों हो रहा है। जियान को भी पता है कि इसका बॉडी में जो कोर डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ है इसका 4 हिस्सा है और इसके पास सिर्फ एक ही हिस्सा है इसका। और इस पेपर को देखकर जियान के ये डिस्क्रिप्शन इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि शायद इसका सेकंड हिस्सा का लोकेशन भी इस पेपर में ही छुपा हो सकता है। एल्डरजू भी स्माइल करते हैं ये देखकर। जियान तुरंत ही अब 2 मिलियन कह देता है। अब ये सभी सुनकर ये सोचते हैं कि इस पीस ऑफ पेपर के लिए रूम नंबर 5 2 मिलियन दे रहा है, क्या ये फूल है? मगर रूम
रूम नंबर 1 में स्वानमू सीधा 10 मिलियन कह देता है। अब ये भी जानता है कि कोई बेवकूफी होगा जो इस पीस ऑफ पेपर के लिए 2 मिलियन लगाएगा, अनलेस ये काफी कीमती थिंग ना हो। तो फिर ये जानता है कि रूम नंबर 5 में बर्निंग पवेलियन के लोग हैं, तो फिर इसके पास दूसरा भी रीजन है ऐसा करने के लिए। इधर जियान अब 20 मिलियन कह देता है। अब स्वानमू और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और फिर ये 30 मिलियन भी कह देता है। जब जियान प्राइस को सुनता है तो फिर ये सोचता है कि रूम नंबर 1 प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं। जियान भी समझ चुका है कि ये रॉयल फैमिली से कोई ना कोई होगा। अब ब्लड रोज वेट कर रही होती है दूसरे के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए। इधर स्वानमू सरप्राइज होता है कि अब बर्निंग पवेलियन से कोई भी बिड नहीं कर रहा है। तो फिर ये भी डाउट में आ जाता है कि इस पेपर को लिया जाए या नहीं लिया जाए, और क्या ये पेपर इसका सही में काम आएगा या नहीं आएगा। अब ये मेन इवेंट को लेकर वेट करने लगता है। अब जबकि स्वानिंग रॉयल फैमिली का अप्रूवल टीम पहले वाले स्नेक गर्ल के बिडेड मटेरियल को चेक कर चुके हैं, तो फिर ब्लड रोज कहती है उस बिडिंग में जीतने वाला ये नन यांग हार्ट है। इस हार्ट का कंपैरिजन डाउरी पिल का प्रिस्क्रिप्शन से हुआ था। हालांकि इन दोनों में सबसे कीमती डबल ये नन यांग हार्ट ही निकला है। इस तरह के इंपॉर्टेंट ट्रेजर को देखकर जब ये इस ऑप्शन से निकलेंगे तो फिर इन पे अटैक भी होने वाला है। हालांकि ये स्वानिंग सिटी में फाइट नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे फाइट करना फॉरबिडन है, मगर इस सिटी के बाहर क्या होता है और क्या नहीं ये कोई नहीं जानता है। अब इस ऑप्शन का मेन ट्रेजर का भी बारी आ चुका है। अब स्टेज पे एक तरह का स्पेशल मेटल देखने को मिलता है, इससे व्हाइट डॉकी भी निकल रहा है और ये व्हाइट लाइट का पावर है, एक डाउडी 8 स्टार का भी पर्सन ब्रेक नहीं कर सकेगा। ये व्हाइट लाइट से ये मेटल प्रोटेक्टेड होता है। इस सिल्वर मेटल का नाम है फाइल इन डान है। अब इसके आने से पूरा ऑक्शन हॉल ही एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है। इसका पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा है। ये एक तरह का पिल है जो कि यूज होता है डाउस 1 लेवल पे पहुंचने के लिए, मतलब कि एक इमॉर्टल लेवल के लिए ब्रेक थ्रू करने में इस पिल का बहुत ही यूज होता है। अगर कोई लकी रहता है तो फिर वो डाउस लेवल पर तो चला ही जाएगा और साथ ही उसे एक यूनिकॉर्न स्पिरिट भी। अब इसके आने के कारण से अब पूरे स्टेज पे व्हाइट लाइट स्प्रेड होता है, ऊपर स्काई में लाइटिंग हो रहा होता है और सभी लोगों का नजर अब इस पिल पे ही होता है। फायर की डान पिल सेकंड ग्रेड का एम्पर रैंक का पिल है ये, और इसमें हाई लेवल इंटेलिजेंस भी होता है। पॉइजन सेक्स से 2 वुमेन भी इसे देख रही होती है और ये इसमें काफी इंटरेस्टेड हो जाती है। ब्लड मर्सनरी ग्रुप के रूम में एक वुमेन कहती है ये थिंग हमारे लिए ठीक नहीं है, फॉरगेट इट। ये कहती है डेजर्ट में जो थिंग है उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है, डेजर्ट में सच में होली फ्लेम ही है ना। इधर सोलोमन सेट के रूम में 3 लोग बैठे होते हैं। इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है इसका नाम है ली कुआन है और ये 9 स्टार डाउडी लेवल पे है। फिर सॉन्ग ली जो कि मिड स्टेज में है डाउडी 8 स्टार के, और लास्ट यांग लेट स्टेज में है डाउडी 8 स्टार के। ली कुआन कहता है यहाँ पे ये थिंग को हासिल करना भी आसान नहीं है। इधर दूसरी ओर शन फैमिली में सन चियांग कहता है फादर अगर हमें ये पिन मिल जाता है तो फिर हमारी फैमिली को काफी बेनिफिट होगा, मगर इसका फादर कहता है फॉरगेट इट, इसके साथ हम इंटरफेस नहीं कर सकते हैं। रूम नंबर 7 में वन फॉर सेक्ट है और इन्हें हमेशा ही पॉइजन सेक्ट सप्रेस करते हैं। ये भी इंटरेस्टेड होते हैं इस पिल में। अब ब्लड रोज कहती है सभी को पता है कि इस पिल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज बिडिंग अब स्टार्ट करें। इधर जियान इस पिल को देखकर सोचता है कि अगर मैं अपने सारा थिंग्स को भी दाव पे लगा दूं तो भी मैं इस थिंग को हासिल नहीं कर सकूंगा। इधर एडजू कहते हैं इस ऑप्शन में अब हमारे लिए कोई भी काम का थिंग नहीं है, आओ चलते हैं यहाँ से। अभी खड़े हो जाते हैं जाने के लिए। वो गर्ल जिसके पास है 3 फ्लावर पुपिल्स है, उसके ऑप्शन के कारण से मोइंग थोड़ा बहुत अनईजी फील करती है कि इस वर्ल्ड में क्या क्या होता है। इधर ये ऑप्शन थोड़ा लंबे समय के लिए चलता है और ये फायर की दान पिल और 9 डीमन इंसेक्ट भी पॉइजन सेक्ट को चला जाता है काफी हाई प्राइस में, और वो मैप का पीस है थर्ड प्रिंस स्वानमो के पास है। जियान और इसका ग्रुप एक होटल में आ जाते हैं और आज को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो भी इस फायर की दान पिल में इंटरेस्टेड होगा वो आज ही एक्ट करने वाला होगा, वो आज ही अपनी हरकत में आएगा। अब जब ये बात कर रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे इनका डोर नॉक होता है और यहाँ पे फायर गर्ल भी आ चुकी है और इसके साथ ही ग्रीन फ्लूट भी होती है। अब इसे देखकर जियान भी सरप्राइज होता है। फायर गर्ल यहाँ पे बताती है कि एलएसुमो के गाइडेंस के अंडर में मैं डाउडी 7 स्टार के परफेक्शन लेवल पे भी चली गई हूँ। जियान ये सुनकर फायर गर्ल पे प्राउड फील करता है। अब यहाँ पे इन सभी को देखकर एडजू कहते हैं अब जबकि तुम पांचों यहाँ पे आ गए हो तो फिर मैं तुम सबको एक मिशन देना चाहता हूँ, अटैक ऑफ डेजर्ट। जियान तुम इसके लिए फुली रिस्पॉन्सिबल हो गए, 5 लोग तुम्हारे साथ जाएंगे और जब तुम लौट कर आओगे तो फिर अगर मैंने किसी एक को भी मिसिंग देखा तो फिर मैं तुमसे ही क्वेश्चन करूंगा। एलएसयू कहते हैं इससे पहले कि तुम सभी जाओ तुम्हें आज रात के इवेंट में भी पार्टिसिपेट करना होगा और यहाँ से सीधा तुम डेजर्ट जाओगे। फिर तुम वहाँ से जब लौटोगे तो फिर तुम सेट भी आ सकते हो, बट रिमेम्बर लाइफ इंपॉर्टेंट है तो अपनी जान को ज्यादा दाव पे मत लगाना। तो फिर तुम सब सही सलामत ही रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब सही रहोगे, मुझे कहीं और जाना है। अब एलएसयू अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर एक ब्लैक क्लॉथ अपीयर होता है और इससे ही अपने बॉडी को कवर करते हैं। इधर जियान और बाकी भी निकलते हैं। जियान अभी डाउडी 4 स्टार का प्रोफेशनल लेवल पे है, मूविंग डाउडी 5 स्टार के इनिशियल लेवल पे है, मूविंग डाउडी 5 स्टार के मिड स्टेज में है, ग्रीन फ्लूट डाउडी 5 स्टार के मिडिल स्टेज में है और फायर गर्ल अभी डाउडी 7 स्टार के परफेक्शन लेवल पे है। इधर रॉयल फैमिली के घर के अंदर टोटल 11 लोग होते हैं और ये काफी पावरफुल भी है। किंग यहाँ पे कह रहा होता है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही हाथ में लगना चाहिए। किंग भी कहता है तो फिर ठीक है आओ चलें। ये 11 लोग एक फॉर्मेशन में आते हैं और ये टेलीपोर्ट होकर स्वानिंग सिटी के बाहर निकल जाते हैं। इनका टारगेट भी इस बार एक टेम्पल है जो कि लोनी डेजर्ट ऑफ डेथ में है। अब इनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि एक और बैटल स्टार्ट होने वाला है स्वानिंग सिटी के बाहर में। इधर 2 वुमेन स्वानिंग सिटी को छोड़कर जा रही होती हैं। ये पॉइजन सेक्ट से हैं। जितना जल्दी ये यहाँ से निकल सकेंगी उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। इन्होंने अपने सेक्ट मास्टर को भी न्यूज दे दिया है आज के इवेंट के बारे में
में अगर वो यहाँ पे आ जाता है इनके हेल्प के लिए तो फिर काफी बवाल होगा। इधर जियान और बाकी भी स्वालिंग सिटी को छोड़ चुके हैं और अब तो एल्जू भी इनसे अलग हो चुके हैं और ये स्वालिंग सिटी के पास वाले फॉरेस्ट के डीपेस्ट पार्ट की ओर जा रहे होते हैं। इधर जियान भी यहाँ पे पॉइजन सेक की ये 2 वुमेन का पीछा कर रहा होता है। जियान यहाँ पे अपने सोल और स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर रहा होता क्योंकि ये पॉइजन सेक के मेथड से फेमिलियर नहीं है, मगर जियान को इन वुमेन को देखकर ऐसा लगता है कि ये इल्यूजन है। इन्हें इनके बॉडी में डॉकी भी थोड़ा अजीब फील होता है, इसलिए ये ऐसा कहता है और ये कहता है कि शायद ये सोल क्लोन है। फायर गर्ल पूछती है तो क्या हम अटैक करें फिर, मगर जियान यहाँ पे कहता है अभी वेट करते हैं पहले, यहाँ पर मुझे कुछ और भी फील हो रहा है। इधर मोइंग भी स्नेक गर्ल के पीछे पड़ी होती है और ये कहती है हम इस गर्ल को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते हैं। वान पोसेक भी इन वुमेन का पीछा कर रहे होते हैं। इस सेक्ट को भी पॉइजन सेक्ट काफी सप्रेस करते हैं। वान पोसेक इन वुमेन से वो फायर किरण पिल और 9 ईयर डिमन सेक्ट मांगते हैं, मगर ये वुमेन कहती है ये थिंग मेरे पास नहीं है। ये वुमेन कहती है अगर हमारे सेक्ट मास्टर को इस बारे में पता चल जाता है तो फिर उनका गुस्सा तुम्हारा सेक्ट झेल नहीं सकेगा। अब वुमेन मीयू यहाँ पे बच कर निकलने का रास्ता देख रही होती है। इस वुमेन का पावर डाउडी 6 स्टार पे है और फिर ये सामने ओल्ड मैन पे अटैक करते हुए बचकर निकलने का सोचती है। इसका अटैक को देखकर ये ओल्ड मैन जरा से भी नहीं घबराता और फिर ये पॉइजनस इंसेक्ट को निकालता है जो कि किसी भी पॉइजनस डॉकी को डिवावर कर सकता है और ये वुमेन मीयू तो पॉइजन सेक्ट से है और इसका ऑरा भी ग्रीन है, तो ये इंसेक्ट बेस्ट अटैक है इसके खिलाफ। इधर ये फाइट को जियान का ग्रुप भी छुप कर देख रहा होता है। ग्रीन फुल कहती है कि ये थिंग एक तरह का वान पोसेक के सोर्स ऑफ प्लेग है और कहा जाता है कि एसन टाइम में पॉइजन सेक्ट मास्टर 2 इमोर्टल को डिफीट करने के लिए इस सोर्स ऑफ प्लेग का यूज किए थे। सबसे खतरनाक ये बात है कि सोर्स ऑफ प्लेग में की इसे रोका नहीं जा सकता है, ना ही एक डाउडी डिफेंस है और ना ही एक सोल डिफेंस है, ये रुकने वाला नहीं है। अब ये सुनकर जियान भी सभी को केयरफुल रहने को कहता है। ये वुमेन इस ओल्ड मैन का पावर को टेस्ट करना चाहती थी, मगर इसने तो डेडली किलिंग वेपन ही निकाल लिया इसके खिलाफ। इस रात के समय में ये वुमेन और ये पॉइजनस प्लेग इंसेक्ट के बीच में फाइट चल रहा होता है और ये वुमेन कहती है कि इस ओल्ड मैन का पावर भी डाउडी 7 स्टार के ऊपर मुझे फील हो रहा है। अब ये वुमेन कहती है कि तो तुम इस फाइट की डांड में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अचानक ही एक पर्सन यहाँ पे अपीयर हो जाता है और ये पर्सन यहाँ पे कहता है तुम वान पोसेक से हो ना, तुम मेरे स्वालिंग सेक्ट के इलाके से चले जाओ। डाउडी 8 स्टार का बंदा आ चुका है यहाँ पे और ये सन फैमिली से है और इसका नाम सन डाउनलॉन्ग है। इसकी बातों को सुनकर ये ओल्ड मैन सोचता है कि सन फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सन फैमिली का मास्टर है डाउडी 8 स्टार पे। ये सोचता है कि सन फैमिली में कोई हिडन पावर भी छुपा हुआ है। यहाँ पे जब ये सन डाउनलॉन्ग अपीयर हुआ था तो फिर ऊपर से स्काई से एक सॉर्ड भी यहाँ पे गिरा था और ये सॉर्ड भी जमीन में गड़ा हुआ है, तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे किसी तरह का पावर इमिट हो रहा हो। दोनों ही यहाँ पे डाउडी 8 स्टार के मिडिल स्टेज में है और ये ओल्ड मैन के पास तो सोर्स ऑफ प्लेग भी है। वुमेन भी कहती है ये आसान नहीं होने वाला है, मुझसे कोई भी किसी भी थिंग को ले नहीं सकता है। इधर ये जब लगे होते हैं तो फिर इधर जियान भी स्लोली इनकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। ओल्ड मैन अब कहता है ये वुमेन सोचती है कि तुम एक बेवकूफ हो, अगर हम दोनों फाइट करते हैं तो फिर ये यहाँ से भाग भी सकती है। अब ये सुनकर सन डाउनलॉन्ग इस वुमेन की ओर देखता है और अपने डाउडी से बनाए हुए एक तरह के प्रिजन को यहाँ पे समन करता है और इस प्रिजन में इस वुमेन को कैद कर लेता है। इधर यहाँ पे ओल्ड मैन भी ये थिंग देख रहा होता है और इसे देखकर कि ओल्ड मैन अभी तक यहाँ से नहीं गया है तो फिर ये सन डाउनलॉन्ग कहता है मैं तुम्हें दोबारा नहीं बोलूंगा, तो फिर तुम यहाँ से निकल लो, नहीं तो यहीं पे तुम हमेशा के लिए रह जाओगे। अब ये भी अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इसे देख ओल्ड मैन भी कहता है ये फेमस ब्लड स्वॉर्ड मैन है जो कि अपने ब्लड का यूज कर अपने स्वॉर्ड अटैक के पावर को इंक्रीज कर सकता है। हालांकि दोनों ही डाउडी 8 स्टार के मिडिल स्टेज में है, तो ओल्ड मैन भी इसे डर नहीं रहा होता है। अब ये सन डाउनलॉन्ग अपने स्वॉर्ड को मूव करता है और फिर ये अपने ब्लडी स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा होता है। इधर इस एक्शन को देखकर ओल्ड मैन भी कहता है ये क्या, ये जहां भी क्यों ना भाग ले मगर ये इस स्वॉर्ड अटैक को डॉज नहीं कर सकेगा इस जगह पे। इधर इस फाइट को देखकर मोफिंग भी कहता है यहाँ पे 2 पावर हाउसेस है डाउडी 8 स्टार के मिडिल स्टेज में, अब इन दोनों में से कौन जीतेगा ये तो कहना मुश्किल है, मैं भी नहीं जानता इस बारे में। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।